ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। इसका किसी भी व्यक्ति, स्थान या घटना से कोई संबंध नहीं है। ये कहानी सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन और समाज में जागरूकता फैलाने के लिए बनाई गई है। इससे पहले के सारे एपिसोड्स मैंने प्लेलिस्ट में मेंशन कर दिए हैं, तो जिसने अभी तक नहीं सुने हैं पहले उनको सुन ले। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये नया एपिसोड। ग्रीन पैलेस में कमरे के चारों ओर बलून्स और रोजेस से बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजाया गया था। बलून से ही हैप्पी बर्थडे वाइफी लिखा था। ये सब देखकर काव्या के होठों पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है। आदित्य, जो काव्या को पीछे से हक करके खड़ा था, वो काव्या को अपनी पकड़ से आज़ाद करके आगे आकर काव्या का हाथ पकड़कर लेकर जाने लगता है। काव्या मुस्कुराते हुए आदित्य के साथ आगे बढ़ जाती है। आदित्य काव्या को टेबल के सामने लेकर जाता है, जो बहुत ही अच्छी तरीके से सजाया हुआ था। उसमें केक को बर्थडे के लिए सजाया गया था। आदित्य काव्या को इशारा करता है तो काव्या केक में लगी जलती मोमबत्तियों को फूंक कर बुझाती है। काव्या चाकू से केक कट करके आदित्य की ओर बढ़ाती है। आदित्य काव्या के हाथ को पकड़कर कहता है, वाइफी, दिस इज नॉट द राइट वे टू सर्व अ बर्थडे केक। काव्या कंफ्यूज्ड होकर आदित्य को देखने लगती है। आदित्य काव्या के हाथ से केक लेता है और काव्या की ओर बढ़ाता है। काव्या ध्यान से आदित्य को देखने लगती है। आदित्य केक की क्रीम काव्या के होंठों पर लगा देता है, फिर केक को साइड में रखकर काव्या के होंठों की तरफ बढ़ने लगता है। काव्या एकटक आदित्य को देखती रहती है। आदित्य काव्या के होंठों पर से क्रीम को खा लेता है। काव्या कसकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। आदित्य अब काव्या की कमर से पकड़कर उसे खींचकर पैशनेटली किस करने लगता है। काव्या के हाथ आदित्य के कंधे पर चले जाते हैं। काव्या भी किस में आदित्य का साथ देने लगती है। करीब आधे घंटे बाद आदित्य काव्या के होठों को छोड़ उसके कान पर धीरे से कहता है, वाइफी, बर्थडे केक खिलाने का ये सही तरीका होता है। काव्या मुस्कुराते हुए कहती है, ओके, फिर तो मुझे भी अपनी बर्थडे केक खानी है। इतना बोलते ही काव्या आदित्य के होठों पर क्रीम लगा देती है, फिर सीधे उसके होठों पर अपने होठ रखकर क्रीम को खा लेती है। फिर एक बार दोनों एक दूसरे के होठों के रस को पीने में खो से जाते हैं। आधे घंटे बाद काव्या आदित्य के होठों को छोड़ देती है। दोनों अब एक दूसरे की आंखों में देखने लगते हैं। आदित्य अचानक काव्या को गोद में उठा लेता है। काव्या आदित्य की आंखों में देखकर, आपको कैसे पता कि आज मेरा बर्थडे है? मैंने तो आज तक आपको ये सब नहीं बताया। आदित्य जवाब देता है, तुम जिंदगी हो मेरी, और जिंदगी के बारे में किसे पता नहीं होता। काव्या कुछ बोलने को होती है कि उसका फ़ोन रिंग होता है। काव्या फ़ोन की स्क्रीन देखती है और फिर मुस्कुराते हुए कॉल रिसीव करती है। उसके रिसीव करते ही उधर से पिया की आवाज़ आती है, हाय मेरी जान, हैप्पी बर्थडे। काव्या मुस्कुराते हुए, थैंक यू यार पिया, हर बार की तरह आंटी अंकल के बाद मैंने ही विश किया है, इस बार तो मैं ही फर्स्ट विशर हूँ। अंकल आंटी सुनते ही जैसे काव्या की आंखों के सामने अपनी माँ बाप के साथ बर्थडे सेलिब्रेशन याद आने लगता है, जिससे काव्या का चेहरा मुरझा सा जाता है। उसके होठों पर जो मुस्कुराहट थी वो कहीं खो सी जाती है। काव्या के बिल्कुल खामोश होने पर पिया हेलो हेलो करने लगती है। लगता है सो गई। बोलते हुए पिया कॉल कट करती है। इधर काव्या को तो जैसे होश ही ना हो, वो गम के समंदर में डूब सी जाती है। आदित्य काव्या को कमरे में ले जाकर बेड पर बिठाता है, फिर उसके गाल पर हाथ रखकर, वाइफी, हर माँ बाप की ख्वाहिश रहती है कि उनके बच्चे हमेशा खुश रहें। अगर तुम ऐसे दुख के आलम में जियोगी तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। वैसे भी आज तुम्हारा बर्थडे है, प्लीज़ उदास मत रहो। काव्या कुछ देर तक आदित्य को देखती है, फिर आदित्य के गले लगकर कहती है, मुझे इस वक्त आपके प्यार की बहुत ज़रूरत है, प्लीज़ लव मी। ये सुनते ही आदित्य उसकी गर्दन पर किस करने लगता है। काव्या का हाथ आदित्य के बालों में चला जाता है। आदित्य काव्या की ड्रेस की जिप खोलकर एक झटके से ड्रेस को उतार देता है। काव्या आदित्य की शर्ट को निकालकर उसके सीने पर किस करने लगती है। आदित्य काव्या को लिटाकर उसके ऊपर आकर उसके होंठों को अपनी गिरफ्त में ले लेता है। किस करते हुए आदित्य काव्या के सीने को दबाने लगता है। काव्या की धीमी धीमी सिसकियां निकलने लगती हैं। कुछ ही पलों में दोनों के जिस्म के सारे कपड़े उतर जाते हैं। आदित्य मौका देखकर काव्या के अंदर समा जाता है। काव्या कसकर आदित्य के बालों को अपनी मुट्ठी में भर लेती है। आदित्य अपनी स्पीड को बढ़ाते हुए काव्या को प्यार करने लगता है। कमरे में काव्या की आहें और सिसकियां सुनाई देने लगती हैं। आदित्य काव्या के मदहोश करने वाली खुशबू में खोया हुआ अपनी स्पीड को और ज़्यादा बढ़ाने लगता है। काव्या भी पूरी वाइल्ड तरीके से आदित्य के सीने में किस और बाइट करने लगती है।
साथ ही अपने नाखूनों के निशान आदित्य की पीठ पर बनाते जा रही थी। सुबह के 4 बजने को होते हैं, लेकिन जैसे आदित्य के रुकने का कोई इरादा नहीं था। काव्या आहें भरे जा रही थी और आदित्य बस काव्या को प्यार करने में पूरी तरह से डूबा हुआ था। दोनों पसीने से लथपथ हो चुके थे, लेकिन जैसे उन्हें वक्त का अंदाज़ा ही ना हो। दूसरी तरफ स्वरा की आंखें बंद थीं, वो आराम से सो रही थी। रूहान की आंखें खुली थी और वो एकटक स्वरा के चेहरे को देख रहा था। रूहान स्वरा के चेहरे को देख ही रहा था कि वो एकदम से स्वरा के करीब चला जाता है और उसके माथे को चूम लेता है। जब उसे इससे भी सुकून नहीं मिलता तो वो स्वरा को अपनी बाहों में भर लेता है। रूहान फिर एक बार एकटक स्वरा को देखने लगता है। स्वरा कसमसाते हुए रूहान के होंठों के बिल्कुल करीब चली जाती है। स्वरा के होंठों को इतने करीब देख जैसे रूहान का दिल मचलने सा लगता है। वो बहुत गौर से स्वरा के होंठों को देखने लगता है, फिर धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगता है। उसके और स्वरा के होंठ एक दूसरे को छूते उससे पहले ही रूहान जैसे होश में आता है और अपनी जगह पर रुक सा जाता है। फिर आखिर में वो स्वरा को टाइटली पकड़कर अपनी आंखें बंद कर लेता है। सुबह 10 बजे काव्या की आंखें धीरे धीरे खुलती हैं। वो आंखें खोलती है। आंखें खुलते ही उसे आदित्य दिखता है, जो एकटक काव्या को ही देख रहा था। उसे देखते ही काव्या मुस्कुराने लगती है। आदित्य काव्या के गाल पर हाथ रखकर कहता है, शराब से भी नशीली हो तुम वाइफी। मैं जितना भी तुम्हें प्यार करूं मेरा मन ही नहीं भरता। बस मन करता है तुम्हें प्यार करता रहूं, करता रहूं, करता रहूं। काव्या आदित्य की बात सुन उसके सीने पर सिर रख लेती है और सीने में हाथ फेरते हुए कहती है, मिस्टर हैंडसम, अगर आपने अपने मन को काबू नहीं किया तो हम बच्चे करते रह जाएंगे, करते रह जाएंगे और करते ही रह जाएंगे। आदित्य काव्या के हाथ को पकड़कर उसकी उंगलियों को अपनी उंगलियों में फंसाते हुए कहता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है वाइफी। काव्या हैरानी से आदित्य को सिर उठाकर देखने लगती है। इस पर आदित्य हंसते हुए काव्या की नाक को खींचते हुए, मुझे तो बस तुम्हारे जैसी क्यूट सी प्रिंसेस चाहिए। मैं तो बस चाहता हूँ कि हमारा बस एक ही बेबी हो, जिसे हम दोनों का ढेर सारा प्यार मिले। काव्या जल्दी से नाव में सिर हिलाते हुए कहती है, नो, मुझे 2 बेबी चाहिए, एक आपके जैसा और एक मेरे जैसी। ये सुनकर आदित्य कोई जवाब नहीं देता। काव्या अपने आप को अच्छी तरह से कवर करती है, फिर वॉशरूम चली जाती है। काव्या के जाते ही आदित्य अपना ब्लूटूथ ऑन करके लैपटॉप पर बेबी डिलीवरी का वीडियो चलाता है। उस वीडियो में एक लड़की बच्चे को डिलीवर कर रही थी, जिससे वो दर्द से चीख रही थी, चिल्ला रही थी। लड़की की ये हालत देखकर आदित्य कुछ पल के लिए उस पर काव्या को इमेजिन करने लगता है। अब उसकी आंखों के सामने काव्या का दर्द से भरा चेहरा दिखता है और साथ ही उसकी दर्द से भरी चीखें। ये सब देखकर आदित्य अपनी आंखें बंद कर लेता है। तभी उसके कंधे पर कोई हाथ रखता है। आदित्य सिर उठाकर उस ओर देखता है। काव्या एकटक आदित्य को देख रही थी। आदित्य तुरंत उस वीडियो को बंद करके हड़बड़ाते हुए, वो मैं बस ये देख रहा था कि वो इतना ही बोला कि काव्या बीच में ही कहती है कि डिलीवरी के समय कैसे दर्द होता है। आदित्य बिल्कुल चुप हो जाता है। काव्या आदित्य के पास बैठकर उसके हाथों को पकड़कर कहती है, आपको पता है, एक औरत में इस दर्द को सहने की ताकत भी होती है। जितना दर्द डिलीवरी के समय होता है, उससे भी ज़्यादा सुकून और खुशी उस नन्ही सी जान को देखकर होती है। उसी पल वो दर्द खत्म हो जाता है जब हमारे प्यार की निशानी आंखों के सामने होती है। आदित्य काव्या के माथे को चूमकर कहता है, काश कि मैं उस दर्द को महसूस कर पाता। काव्या मुस्कुराते हुए आदित्य को देखने लगती है। आदित्य अपनी जगह से उठकर, वाइफी जल्दी से रेडी हो जाओ, दादी कब से मैसेज पर मैसेज किए जा रही हैं। काव्या हाँ में सिर हिला देती है। आदित्य वॉशरूम चला जाता है। सिंघानिया विला में विशाखा जोरों से आवाज़ देने लगती है, प्रीत, श्रेष्ठा, सपना, सब तैयारी हुई या नहीं। प्रीत, श्रेष्ठा और सपना तीनों एक साथ जवाब देती हैं, हाँ माँ, सारी तैयारी हो गई है। वैसे श्रेष्ठा विशाखा को मामी बोलती थी, लेकिन अब विशाखा उसे माँ कहने के लिए कहती हैं। श्रेष्ठा कुछ सामान टेबल पर रखते हुए, ये रहा माँ जो आपने कहा था। विशाखा सामान को देखकर कहती है, ये तो ठीक है, लेकिन मिठाइयाँ कहाँ हैं। प्रीत एक बड़ी सी प्लेट में मिठाइयों का पैकेट लाकर रखते हुए, ये रही आपकी सारी मिठाइयाँ। विशाखा कुछ सोचते हुए, और इतना बोलते ही सपना कुछ सामान रखकर, और आपकी दान भी रेडी है। अब तीनों साथ में कहती हैं, सब कुछ रेडी है पर आपकी बहू ही गायब है। तभी बाहर से काव्या की आवाज़ आती है, अच्छा तो मेरी गैर हाजिरी में मेरे खिलाफ माँ के कान भरे जा रहे हैं। उसे देखते ही श्रेष्ठा दौड़कर जाती है और उसके गले लगकर, हैप्पी बर्थडे माई स्वीट फ्रेंड। काव्या मुस्कुराते हुए श्रेष्ठा से गले लगकर, थैंक यू,
प्रीत और सपना भी आगे जाकर काव्या से गले लगकर विश करती हैं। अर्जुन, अनुराग, रूहान और ध्रुव भी बाहर आते हैं। अनुराग झटके से टाइटली काव्या को गले लगाकर एकदम उछलते हुए कहता है, हैप्पी 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 बर्थडे भाई भी। काव्या हंसते हुए, थैंक यू मेरे क्यूट देवर जी। अनुराग काव्या से अलग होकर एक गिफ्ट देते हुए, ये मेरी तरफ से आपके लिए। काव्या मुस्कुराते हुए गिफ्ट ले लेती है। ध्रुव भी काव्या के गले लगकर उसे विश करते हुए, हैप्पी बर्थडे काव्या। काव्या हल्का सा मुस्कुराते हुए थैंक यू कहती है। रोहान, स्वरा, वंशज, रूमानी, रोहानी भी काव्या को विश करते हैं। काव्या विशाखा जी की ओर बढ़कर उनके पैर छूती है। विशाखा मुस्कुराते हुए, हमेशा ऐसे ही मुस्कुराती रहिए और जल्दी से हमें दादी बना दीजिए। काव्या शर्माते हुए नजरें झुका लेती है। विशाखा सबकी ओर देखकर कहती हैं, सिर्फ काव्या ही नहीं, हम आप सबसे भी कह रहे हैं, अपनी कोशिश को और ज़्यादा कीजिए, हमसे अब और इंतज़ार नहीं होता। ध्रुव तुरंत बेशर्मी से जवाब देता है, मामी मैं तो रोज़ रात से सुबह तक कोशिश कर रहा हूँ। ये सुनकर तो श्रेष्ठा का मन करता है कि अभी धरती फट जाए और वो उसके अंदर कहीं छिप जाए। सच में उसका हस्बैंड कुछ ज़्यादा ही बेशर्म था, जिसमें बेशर्मी की बिल्कुल हद नहीं थी। सभी श्रेष्ठा को देख हंसने लगते हैं। वहीं लड़के जल्दी से वहाँ से भाग जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि अब बताने की बारी उनकी थी। काव्या के जन्मदिन पर अरुणी देवी मंदिर में पूजा करवाती हैं और गरीबों के बीच कपड़े और मिठाइयाँ बांटती हैं। काव्या की खुशी दुगनी हो जाती है। काव्या के हर जन्मदिन पर कावेरी और कल्याणी भी इसी तरह से गरीबों में कपड़े और मिठाइयाँ बांटती थी। इसी तरह से काव्या का जन्मदिन अपने ससुराल में बहुत अच्छे से मनाया जाता है। वैसे अरुणी देवी ने पार्टी भी प्लान की थी, लेकिन काव्या ने मना कर दिया। काव्या को पार्टीज वैसे भी कुछ खास पसंद नहीं थी। रात के वक्त काव्या चेंज करके बाहर आती है। आदित्य बेड पर आंखें बंद करके लेटा हुआ था। काव्या भी उसके पास जाकर लेट जाती है। आदित्य काव्या को कमर से पकड़ लेता है। तभी जोर से किसी के दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आती है। काव्या उठकर दरवाज़ा खोलती है तो देखती है अनु बाहर खड़ी थी। अनु तुरंत काव्या के पैरों से लिपट कर, हैप्पी बर्थडे बड़ी मम्मा। काव्या अनु को गोद में उठाकर उसकी नाक पर टैप करते हुए, थैंक यू क्यूटी। काव्या अनु को ले जाकर बेड पर बैठ जाती है। अनु एक नज़र आदित्य को देख एक पेपर को आगे करते हुए, बड़ी मम्मा ये मेरी तरफ से आपके लिए बर्थडे गिफ्ट, इसे बनाते बनाते ही मैं आपको विश करने में लेट हो गई। काव्या वो पेपर लेती है और खोलकर देखती है। उस पेपर पर ड्राइंग बना था, जिसमें काव्या और आदित्य हाथ पकड़े खड़े थे। अनु बस 5 साल की थी, उसके हिसाब से उसने बहुत अच्छी ड्राइंग की थी। काव्या की ड्राइंग के ऊपर क्यूट बड़ी मम्मा लिखा था और आदित्य की ड्राइंग के ऊपर खड़ूस बड़े पापा लिखा था। ये देखकर काव्या थोड़ी हंस देती है। काव्या आदित्य को दिखाते हुए, मिस्टर हस्बैंड देखिए क्यूटी ने कितना प्यारा गिफ्ट दिया है। आदित्य आंखें खोलकर काव्या को देखता है, फिर उठकर उस ड्राइंग को देखने लगता है। अनु भी आदित्य को देखने लगती है। आदित्य की अपने नाम को देखकर भौहें चढ़ जाती हैं। वो अनु को देखते हुए कहता है, मैं खड़ूस बड़ा पापा हूँ। ये सुनकर तो काव्या की हंसी ही निकल जाती है। वहीं अनु अपनी जगह से उठकर अपनी एक कमर पर हाथ रखकर बिना डरे कहती है, हाँ आप खड़ूस बड़े पापा हैं, मेरी क्यूट बड़ी मम्मा को हमेशा डांटते रहते हैं। ये बोलकर अनु बुरी तरह से आदित्य को घूरने लगती है, जैसे अभी खा जाएगी। वहीं आदित्य अपनी आंखें छोटी करके अनु को घूर रहा था। दोनों के रिएक्शंस देख काव्या जोर जोर से हंसने लगती है। आदित्य घूरकर काव्या को देखता है। अनु जल्दी से काव्या की गोद में बैठकर वार्निंग लुक देते हुए कहती है, आप ऐसे मेरी बड़ी मम्मा को नहीं देख सकते। आदित्य अब अनु को घूरते हुए अपने मन में, इतनी छोटी सी है लेकिन तेवर तो देखो, मेरी वाइफी को मुझे ही देखने से मना कर रही है। काव्या मुस्कुराते हुए अनु को पीछे से हक करती है और आदित्य को देखकर अनु से, क्यूटी मुझे लगता है आपके खड़ूस बड़े पापा आपसे डर गए, इसीलिए उनकी बोलती ही बंद हो गई। इस पर आदित्य तुरंत कहता है, मैं आदित्य सिंघानिया एक छोटी सी पिद्दी बच्ची से डरूंगा। पिद्दी सुनकर तो जैसे अनु का पारा चढ़ जाता है। वो आदित्य को अजीब नज़रों से देखकर कहती है, अब मैं दिखाती हूँ ये पिद्दी बच्ची क्या कर सकती है। आदित्य भी बहुत अजीब नज़रों से उसे देखने लगता है। अनु काव्या को देखकर, बड़ी मम्मा आप मेरी बात सुनेंगी ना। काव्या जल्दी से अनु के गाल खींचते हुए कहती है, हाँ क्यूटी। अनु अपनी जगह से खड़ी होकर, बड़ी मम्मा आज आप बड़े पापा के साथ मत सोइए, आज मेरे कमरे में सो जाइए। ये सुनकर आदित्य की भौहें तन जाती हैं। काव्या एक नज़र आदित्य को देखती है, फिर अनु को। अनु काव्या का हाथ पकड़कर खींचते हुए लेकर जाने लगती है। तभी आदित्य जल्दी से जाकर अनु के सामने खड़ा हो जाता है। अनु सिर उठाकर आदित्य को देखने लगती है। आदित्य अनु को घूरते हुए, वो मेरी वाइफी है और वो मेरे साथ ही रहेगी। अनु भी आदित्य को घूरकर, ये मेरी बड़ी मम्मा है।
आदित्य और अनु एक दूसरे को बिल्कुल दुश्मन की तरह देख रहे थे। काव्या को तो दोनों की हरकतें देख बहुत हंसी आ रही थी। दोनों के बीच जंग छिड़ जाती उससे पहले ही अनुराग अंदर आते हुए, अनु तुम यहाँ हो और मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। अनुराग की आवाज़ तो जैसे दोनों में से किसी ने सुनी ही नहीं। दोनों अब तक एक दूसरे को घूर रहे थे। अनुराग खड़ा होकर कभी आदित्य को देखता है तो कभी अनु को, फिर आखिर में काव्या को देखकर इशारों में पूछता है, क्या हुआ। काव्या अनु के हाथ की तरफ इशारा करती है तो अनुराग को थोड़ा समझ आ जाता है कि अनु ने ज़रूर आदित्य से पंगा लिया है। अनुराग घुटनों के बल बैठकर अनु के गाल पर हाथ रखकर, क्या हुआ अनु। अनुराग के छूने से जैसे अनु को होश आता है। वो जल्दी से अनुराग से लिपट कर कहती है, पापा, बड़े पापा ने मुझे पिद्दी बच्ची कहा, इसीलिए मैं उन्हें पनिशमेंट दूंगी। अनुराग मुस्कुराते हुए अनु के पीठ को सहलाते हुए, तो तुमने क्या पनिशमेंट सोचा बड़े पापा के लिए। अनु जल्दी से अनुराग से अलग होकर कहती है, आज बड़ी मम्मा मेरे साथ सोएंगी। अनुराग हैरानी से अनु को देखता है, फिर वो भी सर उठाकर आदित्य को देखता है जो अब आंखें छोटी करके अनु को घूर रहा था। अनुराग सिचुएशन को संभालने के लिए अनु को गोद में उठाकर, अनु मैंने एक न्यू आइसक्रीम देखी है, चलो हम लोग खाने चलते हैं। आइसक्रीम शब्द सुनते ही अनु की आंखें चमकती हैं। वो जल्दी से हाँ में सिर हिलाती है, फिर आदित्य को देख एक वार्निंग लुक देकर कहती है, इस बार आपको माफ़ किया, लेकिन अगली बार से मुझसे पंगा मत लीजिए। इतना बोलते ही अनु क्यूट सा फेस बनाकर अनुराग को चलने के लिए कहती है। अनुराग आदित्य को एक नज़र देखकर अनु को लेकर चला जाता है। उनके जाते ही काव्या आदित्य को देखती है, जो अब काव्या को ही देख रहा था। काव्या आदित्य को देख थोड़ा मुस्कुराती है, फिर बेड पर बैठ जाती है। आदित्य अपनी पॉकेट पर हाथ रखता है, फिर उसमें से एक पेंडेंट निकालकर काव्या को दिखाते हुए, फॉर यू। काव्या पेंडेंट को लेकर देखने लगती है। उस पेंडेंट में AK बहुत ही डिज़ाइन करके लिखा हुआ था। काव्या मुस्कुराते हुए आदित्य को देखती है, फिर पेंडेंट को उसे देकर उसकी ओर पीठ करके खड़ी हो जाती है। आदित्य काव्या के गले में उसे पहनाता है। काव्या कुछ सोचते हुए कबर्ड की ओर जाकर सारे गिफ्ट्स को उठाकर लाती है और बेड पर बैठ जाती है। आदित्य भी दूसरी तरफ जाकर बैठ जाता है। काव्या सबसे पहले अरुणी देवी का दिया गिफ्ट खोलती है, जहां सुहाग का जोड़ा था, जैसे एक लाल रंग की बहुत प्यारी साड़ी, मंगलसूत्र और बहुत कुछ। पृथ्वीराज और विशाखा दोनों ने मिलाकर एक गोल्ड की सीताराम की मूर्ति दी थी। अमरजीत और मायावती ने सिल्वर की राधा कृष्ण की मूर्ति दी थी। काव्या प्रीत का गिफ्ट खोलती है, जिसमें चारों, प्रीत, काव्या, श्रेष्ठा और सपना की अलग पोजेस में फ़ोटो थी और उसके ऊपर लिखा था, फ्रेंड फॉर एवर। ये देखकर काव्या के होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। ध्रुव ने कपल पोजीशन में खड़ी लड़का और लड़की जो शादी के जोड़े में थे वो दिया था। काव्या श्रेष्ठा का गिफ्ट देखती है, जो काव्या की तस्वीर थी, जिसमें वो छोटे बच्चे की तरह आइसक्रीम खा रही थी। फोटो के नीचे लिखा था, ऑलवेज बी लाइक दिस माई डियर फ्रेंड। अनुराग ने आदित्य और काव्या की तस्वीर दी थी, जिसमें आदित्य काव्या को गोद में लिए उसकी आंखों में देखकर खड़ा था। ऐसे ही सभी ने अलग अलग तरह के गिफ्ट दिए थे। आखिर में काव्या की नज़र प्रियंश के गिफ्ट पे चली जाती है। वो उसे खोलकर देखती है तो उसमें काव्या के हंसते हुए तस्वीरों की फ्रेम बनी हुई थी। सारी फोटो चुपके से ली गई थी, जिसे देख काव्या सारी गिफ्ट्स को साइड में रखती है और लेटकर आदित्य के सीने में सिर रख लेती है। आदित्य पहले ही लेट चुका था। काव्या को महसूस कर वो उसके बालों पर हाथ फेरने लगता है। काव्या सामने देखते हुए, मिस्टर हस्बैंड, क्या प्रिंस मुझे कभी भूल पाएगा। आदित्य काव्या के माथे को चूमकर कहता है, प्यार की ताकत पर निर्भर करता है कि वो भूल पाएगा या नहीं। एक तरफा प्यार बहुत मुश्किल और दर्द देता है वाइफी। काव्या सिर उठाकर आदित्य को देखती है। आदित्य काव्या के गाल को छूकर अपने मन में, कैसे बताऊं मैं तुम्हें वाइफी, तुम्हारी माँ भी तो मेरे पापा का पहला और एक तरफा प्यार थी। इधर अर्जुन का कमरा। अर्जुन बेड पर अपने सिर को टेक कर लेटा हुआ था। उसकी आंखों के सामने उसकी आवाज़ गूंज रही थी, काव्या, जब से तुम आई हो हमारे घर का सुख चैन सब खत्म हो गया। जो कुछ भी होता है हमेशा तुम्हारी वजह से ही होता है। इस गूंजती आवाज़ से अर्जुन का ध्यान हट सा जाता है। वो आंखें खोलकर देखता है तो प्रीत उसके कंधे पर हाथ रखे हुए थी। प्रीत अर्जुन को देखकर, अपनी कही हुई बातें याद आ रही हैं। अर्जुन उठकर खड़ा होकर, मैं घर का सबसे बड़ा बेटा होने के बावजूद इतनी घटिया बातें कैसे सोच सकता हूँ। मैंने गुस्से में आदि और काव्या दोनों को ही पता नहीं क्या क्या बोल दिया। मैं इतना गिल्ट से भर चुका हूँ कि अब तो मैं उनसे नजरें तक नहीं मिला पा रहा हूँ। प्रीत अर्जुन के कंधे पर हाथ रखकर, अर्जुन, मन में गिल्ट को रखे रहने से रिश्ता और ज़्यादा बिगड़ जाते हैं। एक बार आप हिम्मत करके उनसे नज़रें तो मिलाइए। अपने पछतावे को अगर आप उनके सामने जाहिर करेंगे तो हर्ज ही क्या है।
अर्जुन अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसके कानों में फिर से एक आवाज़ गूंजने लगती है। आदि, मैं तो कहता हूँ तुझे कभी ठीक होना ही नहीं चाहिए था। काश कि तू हमेशा हम लोगों से दूर रहता। अर्जुन अपनी मुट्ठी कस लेता है। ये देखकर प्रीत आगे बढ़कर उसके गले लग जाती है और धीरे से कहती है, अर्जुन एक बार आप हिम्मत तो कीजिए। अर्जुन, जान दूसरों को हर्ट करना बहुत आसान होता है, लेकिन उसके बाद उनसे नज़रें मिलाकर बात करना बहुत मुश्किल। मैंने जो किया वो बहुत गलत था। मुझे इस बात का पछतावा है, लेकिन मैं आदि के सामने किस मुंह से माफ़ी मांगने जाऊं? काव्या से मैं किस तरह नज़रें मिलाऊं? बोलते हुए वो अपने गिल्ट से पूरी तरह से भर जाता है। इधर गेस्ट रूम में वंशज आराम से पैर पसारे लैपटॉप पर मूवी देख रहा था। तभी अचानक से रूमानी उसके कॉलर को पकड़कर एकदम गुस्से से कहती है, मैं नशे में थी, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ करोगे और मुझे पता नहीं चलेगा। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझे किस किया, तुमने मुझे किस भी कैसे कर लिया। ये सुनते ही वंशज तुरंत रूमानी को बेड पर खींच लेता है, जिससे वो सीधे बेड पर लेट जाती है। वंशज रूमानी के ऊपर आकर उसके दोनों हाथों को पकड़कर, तुम्हें जानना है ना कि मैंने कैसे किस किया? इतना बोलते ही वंशज तुरंत रूमानी के होठों को अपने होठों के कब्जे में ले लेता है। रूमानी एकदम फ्रीज हो जाती है। वंशज धीरे धीरे रूमानी के होठों को किस करने लगता है। वो बड़े मज़े से रूमानी के होठों का रस पीने लगता है। रूमानी तो जैसे सदमे में ही चली गई हो, थोड़ा भी हिल नहीं रही थी। वंशज आंखें बंद करके कभी रूमानी के होठों के ऊपरी हिस्से को चूमता तो कभी निचले हिस्से को। वंशज रूमानी को किस करने में पूरी तरह से खो चुका था। करीब आधे घंटे बाद वंशज धीरे से रूमानी के होठों को छोड़ देता है और उसे देखने लगता है। रूमानी लंबी लंबी सांसें लेने लगती है। रूमानी अपनी सांसें नॉर्मल करके एकदम गुस्से से वंशज पर भड़कने को होती है कि उससे पहले वंशज रूमानी के होठों पर उंगली रख देता है और उसके होठों को देखकर कहता है, मुझे तुम्हारे मुंह को अपने लबों से बंद करने में 1 मिनट भी नहीं लगेगा। इतना बोलते ही वंशज रूमानी की आंखों में देखने लगता है। रूमानी तुरंत उससे नज़रें फेर लेती है। नज़रें फेरने से वंशज कहता है, लिसन टू मी रूमा, मेरी आंखों में देखो। रूमानी वैसी की वैसी ही रहती है। वंशज रिक्वेस्ट करते हुए, प्लीज़ रूमा मेरी आंखों में देखो। रूमानी धीरे से मुड़कर वंशज को देखती है, फिर उसकी आंखों में। वंशज भी रूमानी की आंखों में गहराई से देखते हुए कहता है, रूमा, आई नो कि मैंने बचपन से तुम्हें बहुत परेशान किया, बट अब हम बच्चे नहीं रहे। बचपन अब खत्म हो चुका है। तो क्या तुम बचपन की हमारी सारी जितनी भी लड़ाई है उसे खत्म नहीं कर सकती? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम दोस्त बनकर बिना लड़े रहें? रूमानी गुस्से से, दोस्त? इस हरकत के बाद तो मैं तुमसे दोस्ती क्या कोई रिश्ता ही ना रखूं। वंशज, ओह गॉड रूमा, तुम्हें तो लड़ाई करने के सिवाय कुछ आता ही नहीं। मैंने तुम्हें किस किया क्योंकि तुमने मुझसे पूछा, और उस दिन मैंने तुम्हें किस किया क्योंकि तुमने मुझे अट्रैक्ट किया था। सच में तुम उस दिन बहुत अट्रैक्टिव लग रही थी। वंशज की बात सुन रूमानी खुद को छुड़ाते हुए, यू इडियट, गधे, उल्लू के पट्टे, छोड़ो मुझे। वंशज रूमानी को और ज़्यादा टाइटली पकड़कर, नहीं छोड़ूंगा। क्या कर लोगी? रूहानी अपनी पूरी ताकत लगाकर खुद को वंशज से छुड़ाने की कोशिश करते हुए, मैं आंटी को बता दूंगी कि तुमने मुझे किस किया, फिर देखना वो तुम्हारा क्या करती हैं। वंशज मुस्कुराते हुए, ठीक है बता दो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। रूमानी जल्दी से आगे बढ़कर वंशज की गर्दन पर जोर से काट लेती है, जिससे वंशज एक आह के साथ रूमानी को छोड़ देता है। रूमानी वंशज को धकेलकर बेड से उठती है और सीधा कमरे से भाग जाती है। वंशज अपनी गर्दन पर हाथ रखकर दरवाजे की तरफ देखते हुए, सिली गर्ल। इधर रूहान का कमरा। सोरा रूहान की गोद में सिर रखे हुए थी और रूहान सोरा के सिर को दबा रहा था। सोरा की आंखें बंद थी। रूहान सोरा को देखकर, अब भी दर्द हो रहा है? सोरा धीरे से अपनी आंखें खोलकर रूहान को देखती है, फिर हाँ में सिर हिला देती है। रूहान अपने हाथ में दवाई लेकर फिर एक बार सोरा के दिल पर लगाकर दबाने लगता है। सोरा फिर एक बार आंखें बंद कर लेती है। रात के 12 बज चुके थे। अब तक रूहान सोरा के सिर को दबाए जा रहा था। रूहान सोरा पर ध्यान देता है। सोरा सो चुकी थी। ये देखकर रूहान अपना हाथ रोककर सोरा को अच्छे से लिटाता है और उसके सिर को तकिए पर रखता है। रूहान बेड से उठकर वॉशरूम जाता है, फिर कुछ ही देर में फ्रेश होकर बाहर आता है और सोरा के बगल में लेट जाता है। उसके लेटते ही सोरा अपनी आंखें खोलती है। ये देखकर रूहान उसे देखकर कहता है, फिर से दर्द हो रहा है? सोरा नाम में सिर हिलाकर कहती है, मिस्टर हैंडसम, मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। रूहान सोरा को अच्छे से कंबल से लपेटकर बाहों में भर लेता है। तभी सोरा कहती है, तुम्हारे कपड़े बहुत ठंडे हैं।
रोहन कुछ देर तक स्वरा को देखता है, फिर अपनी शर्ट निकालकर साइड में रख देता है। जैसे ही स्वरा रोहन के नग्न शरीर को छूती है, उसे राहत सी मिलती है। रोहन स्वरा को अपनी बाहों में भर लेता है, वहीं स्वरा रोहन के खुले सीने में अपना चेहरा छिपा लेती है। रोहन स्वरा के बालों में हाथ फेरते हुए आंखें बंद कर लेता है, वहीं स्वरा भी सुकून से अपनी आंखें बंद कर लेती है। ध्रुव का कमरा। श्रेष्ठा ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी होकर रेडी हो रही थी, तभी उसे पीछे से ध्रुव पकड़ लेता है। ध्रुव ने अभी अभी शार लिया था, जिससे उसके बालों से हल्के पानी की बूंदें टपक रही थी, और इस वक्त वो बस एक टाल में था। ध्रुव श्रेष्ठा की गर्दन पर अपने होंठ रब करते हुए, बेबी मैं कुछ दिनों के लिए दुबई जा रहा हूँ, इतना बोलते ही ध्रुव श्रेष्ठा को अपनी ओर पलटाता है। श्रेष्ठा का चेहरा एकदम मुरझाया हुआ था। ये देखकर ध्रुव श्रेष्ठा की चिन को पकड़कर उसकी आंखों में देखते हुए, हे बेब तुम उदास हो, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। रात को मैं तुम्हें परेशान करने के लिए नहीं होऊंगा, तुम आराम से सो सकती हो। ध्रुव बोलते हुए श्रेष्ठा उसके सीने पे मारते हुए गले लग जाती है। ध्रुव हंसते हुए श्रेष्ठा को पकड़ लेता है। श्रेष्ठा ध्रुव के सीने पर हाथ रखकर, आई विल मिस यू सो मच ध्रुव। ध्रुव श्रेष्ठा के माथे पर किस करके, मी टू बेबी। इतना बोल ध्रुव श्रेष्ठा से अलग होकर कबर्ड से कपड़े लेकर पहनने लगता है। श्रेष्ठा की नजरें बस ध्रुव पर थी। वो खुद के हैंडसम पति को कुछ दिन नहीं देख पाएगी, ये जानकर वो आज ही ध्रुव को देखने की कसर पूरी कर रही थी। ध्रुव ब्लैक कलर की टी शर्ट के साथ ब्लैक कलर का ब्लेजर और पैंट पहनकर रेडी हो जाता है। वो अपने बाल सेट करते हुए ब्लूटूथ पर टैप करके, काली एवरीथिंग इज रेडी। उधर से काली कहता है, यस बॉस। ध्रुव इधर से जवाब देता है, ओके आई एम कमिंग। इतना बोलते ही ध्रुव ब्लूटूथ पर फिर एक बार टैप करता है, फिर श्रेष्ठा की ओर देखकर, जो अब तक ध्रुव को ही प्यार भरी नज़रों से देख रही थी। ध्रुव श्रेष्ठा की आंखों में देखकर, दिल तो ऐसे ही घायल है तुम पर, खासकर तुम्हारी ये नीली आंखों पर। नज़रों का जोर ऐसे ना चलाओ कि मैं खुद को रोक ना सकूं, और तुम्हारे जिस्म से खुद के जिस्म को जोड़कर बस तुम्हें प्यार करने में डूब जाऊं। श्रेष्ठा ध्रुव को एक नज़र देखकर टेबल से वॉच लेती है और ध्रुव के हाथ में पहनाते हुए, आई थिंक मैं तुम्हें हद से ज़्यादा मिस करने वाली हूँ, हो सके तो जल्दी आने की कोशिश करना। वॉच पहनाकर श्रेष्ठा ध्रुव को देखने लगती है। ध्रुव झटके से श्रेष्ठा की कमर को पकड़कर करीब खींच लेता है। श्रेष्ठा के हाथ ध्रुव के सीने पर चले जाते हैं। ध्रुव श्रेष्ठा के होठों पर हाथ फेर कर, मैं खुद पागल हो जाऊंगा अगर ज़्यादा दिन तुमसे दूर रहा तो, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा बेबी। ध्रुव श्रेष्ठा के होठों से होते हुए हाथ फेरते हुए पीछे से गर्दन पकड़कर उसके होठों को अपने होठों के कब्जे में ले लेता है। श्रेष्ठा तो जैसे इस पल का कब से इंतजार कर रही थी। ध्रुव के ऐसा करते ही श्रेष्ठा ध्रुव के होठों को बड़े प्यार से चूमने लगती है। श्रेष्ठा का साथ पाकर ध्रुव श्रेष्ठा की कमर को पकड़कर और करीब खींच लेता है और पैशनेटली किस करने लगता है। दोनों एक दूसरे के होठों में उलझे थे, तभी काव्या अंदर आते हुए, ओह तो मिस्टर और मिसेस सूर्यवंशी एक दूसरे का मुंह मीठा कर रहे हैं। आवाज़ सुनते ही श्रेष्ठा जल्दी से ध्रुव से अलग हो जाती है। वहीं श्रेष्ठा के ऐसा करने से ध्रुव उसे घूर कर देखने लगता है। श्रेष्ठा ध्रुव को काव्या की तरफ इशारा करती है। इस पर ध्रुव काव्या को देखकर, काव्या क्या तुम कुछ देर तक के लिए वेट कर सकती हो? काव्या हाँ में सिर हिला देती है। काव्या का जवाब मिलते ही ध्रुव झटके से श्रेष्ठा को टाइटली पकड़कर किस करने लगता है। काव्या एक पल के लिए हैरान होकर दोनों को देखती है, फिर अपनी नजरें उनसे हटा लेती है। श्रेष्ठा छूटने की कोशिश करना चाहती तो थी, लेकिन ध्रुव ने इतना टाइटली पकड़ा हुआ था कि वो हिल ही नहीं पा रही थी। वहीं ध्रुव अपनी आंखें बंद किए बहुत ही सॉफ्टली श्रेष्ठा को किस किए जा रहा था। करीब आधे घंटे बाद ध्रुव श्रेष्ठा के होठों को छोड़ता है। श्रेष्ठा काव्या की ओर देखती है, जो अब गेम खेलने में बिजी थी। उसे देखकर ध्रुव श्रेष्ठा के कानों में धीरे से, बेबी मेरा मन तो अब तक नहीं भरा, चलो ना फिर एक बार। ध्रुव इससे आगे कुछ बोलता श्रेष्ठा काव्या की तरफ भागकर जाती है और पूछती है, क्या हुआ काव्या, तुम यहाँ कैसे? श्रेष्ठा के भागने पर ध्रुव मुस्कुराने लगता है। काव्या सिर उठाकर श्रेष्ठा को देखती है, फिर अपने फ़ोन को बंद करके, चलो माँ बुला रही थी। श्रेष्ठा हाँ में सिर हिला देती है तो दोनों चले जाते हैं। उनके जाते ही ध्रुव का फेस एकदम सीरियस हो जाता है। वो ब्लूटूथ पर टैप करके, एनी अपडेट? उधर से काली कहता है, यस बॉस, आपने जिस लड़की को अपने बेड पर देखा था उस लड़की का किसी ने रेप करके आपके बेड पर रखा था, ताकि ये लगे कि उस लड़की के साथ आपने रात बिताई है। ध्रुव, और वो ड्रग्स? काली, बॉस वो नॉर्मल ड्रग थी जिसने बस आपको बेहोश किया, उसके सिवाय कुछ नहीं था। ध्रुव राहत की सांस लेकर काली से, ओके देन, मीटिंग की सारी तैयारी कर लेना, दुबई में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। उधर से काली हाँ में जवाब देता है।
ध्रुव ब्लूटूथ को बंद करके अपने कान से निकाल कर, मैंने कहा था ना बेबी, मैं तुम्हारे सिवाय किसी को छूने के बारे में सोच तक नहीं सकता, चाहे मैं होश में रहूं या ना रहूं। फिर वो फ़ोन के वॉलपेपर पर श्रेष्ठा की फ़ोटो देखकर अपने होठों से चूम कर, बेबी आई ट्रूली एंड मैडली लव ओनली यू, ये सब बोलते हुए ध्रुव के होठों पर सुकून भरी मुस्कुराहट आ जाती है। इधर ऑफिस में आदित्य लैपटॉप पर नज़रें गड़ाए अपने हाथों को चलाए जा रहा था। उसके एक्सप्रेशंस घर के कंपेयर में बहुत अलग था। वो बिजी ही था कि तभी डोर पर नॉक होता है। आदित्य कमिंग कहता है तो रॉकी अंदर आता है। रॉकी खड़े होकर, बॉस, होटल में मिस्टर विक्रम सक्सेना आपका इंतज़ार कर रहे हैं। आदित्य बिना देखे, ओके लेट्स गो। होटल में कुछ देर में आदित्य होटल पहुंचता है। पहुंचते ही वो एक कमरे के अंदर जाता है। अंदर जाकर देखता है तो एक बहुत हैंडसम सा आदमी अपनी गोद में एक छोटी बच्ची को गोद में लिए आंखें बंद करके बैठा था। वो आदमी छोटी बच्ची के सिर को सहला भी रहा था। आदित्य के आने से सामने खड़ा बॉडीगार्ड उस आदमी से, बॉस, आदित्य सिंघानिया इज हियर। उसके बोलते ही वो आदमी अपनी आंखें खोलता है और आदित्य को देखता है। वो छोटी बच्ची को उस लड़की को बुलाकर उसे दे देता है। फिर अपनी जगह से उठकर अपनी ब्लेजर ठीक करके हाथ आगे बढ़ाकर, हेलो मिस्टर आदित्य सिंघानिया, आई एम विक्रम सक्सेना। आदित्य उससे हाथ मिलाता है। दोनों की मीटिंग बहुत देर तक चलती है। कमरे में विक्रम एक फ्रेम को छूते हुए कहता है, आई थिंक अगर ये प्रोजेक्ट जल्दी खत्म हो तो अच्छा रहेगा, बिकॉज इट्स माई लव्स ड्रीम। इतना बोलते ही वो उस फ्रेम को अपने होठों से चूम लेता है। आदित्य ध्यान से विक्रम की हरकतों को देख रहा था। विक्रम उसके बाद ही उस फ्रेम को आदित्य की तरफ करके रख देता है। फ्रेम में लगी फोटो को देख आदित्य एकदम के लिए शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि फ्रेम में काव्या की तस्वीर थी जिसमें उसने ब्लैक कलर का लहंगा पहना था जो उसके गोरे बदन पर बहुत जच रहा था, और वो उस तस्वीर में हंस रही थी। इधर लंदन में रुखसार परेशान होकर शौर्य के माथे को बार बार टच कर रही थी। उसका सिर आग की तरह तप रहा था और शौर्य बस रोए जा रहा था। शौर्य की ऐसी हालत देखकर रुखसार की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। वो अपने फ़ोन को उठाकर सौरभ को कॉल करती है। जल्दी सौरभ कॉल रिसीव करता है। रुखसार रोते हुए, सौरभ आप कहाँ हैं? प्लीज़ जल्दी आ जाइए, मुझसे शौर्य की हालत नहीं देखी जा रही है। उधर से सौरभ, तुम पहले रोना बंद करो, मैं कमरे के बाहर ही हूँ। सौरभ जल्दी से कमरे में जाता है और शौर्य को चेक करता है। सौरभ ड्रॉर से इंजेक्शन लेकर शौर्य को लगा देता है। शौर्य धीरे धीरे रोना बंद करके सो जाता है। उसके सोते ही सौरभ शौर्य को अच्छे से लिटाता है और रुखसार को खींचते हुए बाहर लेकर जाने लगता है। एक कमरे में आकर सौरभ रुखसार के कंधे को जोर से पकड़कर उस पर चिल्लाते हुए कहता है, क्या तुम पागल हो गई हो? अपने ही बच्चे को मारना चाहती हो? रुखसार नम आंखों से देखते हुए, सौरभ, मैं अपने बच्चे को क्यों मारना चाहूँगी? सौरभ रुखसार को थोड़ा धक्का देकर, उस दिन से मैं यही सुन रहा हूँ। उस दिन भी दूध में उस दवाई के देने की वजह से शौर्य की ये हालत हुई थी, और आज फिर से। बोलते हुए सौरभ रुखसार को गुस्से से देखने लगता है। बाहर खड़ी सर्वेंट किसी को कॉल करके, आपने जैसा कहा था बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। इतना बोलकर वो मुस्कुराने लगती है। रुखसार घुटनों के बल बैठकर रोते हुए, मैंने सच में ऐसा कुछ नहीं किया है सौरभ, मैंने वही दवाई दी थी जो आपने मुझसे कहा था। सौरभ धीरे कदमों से जाकर रुखसार के सामने घुटनों के बल बैठकर उसे गले लगा लेता है और उसके सिर को सहलाते हुए, रुखसार, तुम्हारे सिवाय यहाँ और कौन है जो ये कर सकता है? सुमन भी तो यहाँ नहीं है जो तुम उसे ब्लेम करो। रुखसार सिसकते हुए सौरभ को टाइटली पकड़ लेती है और धीरे से कहती है, सौरभ, मुझे सच में नहीं पता ये सब कैसे हो रहा है। सौरभ कुछ देर तक सोचता है, फिर रुखसार के सिर को सहलाते हुए, ओके अब चुप हो जाओ। सौरभ के बोलने पर भी रुखसार सिसकने लगती है। सौरभ धीरे से, प्लीज़ रुखसार चुप हो जाओ। थोड़ी देर बाद रुखसार का सिसकना बंद हो जाता है। सौरभ खुद से अलग करके देखता है तो रुखसार सो चुकी थी। सौरभ उठकर रुखसार को गोद में उठाकर बेडरूम में ले जाकर शौर्य के सामने लिटा देता है। सौरभ धीरे धीरे रुखसार को सहलाते हुए उसके माथे को चूम लेता है। रुखसार और शौर्य को देखकर सौरभ मन में, तुम दोनों की सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी है, इसके लिए मुझे कुछ करना होगा। आखिर कौन है जो हमारे रिश्ते के बीच दरार डालना चाहता है? इधर सिंघानिया विला में
प्रीत, काव्या, श्रेष्ठा, सपना, रूहानी, रोमानी और अनु सब गार्डन में खेल रही थी। सपना आंखों पर पट्टी बंधी होकर पकड़ने की कोशिश कर रही थी, वहीं स्वरा बेंच पर सभी को मुस्कुराते हुए देख रही थी। स्वरा की चोट अब तक ठीक नहीं हुई थी। सभी खेलने में बिजी थे, वहीं मायावती सभी को ऐसे खेलते देख अपने बचपन के पलों में खो जाती हैं, जब वो भी इसी गार्डन में पृथ्वीराज, अमरजीत, विशाखा और वृंदा के साथ खेला करती थी। मायावती की माँ दिवांगी और पापा देवांश सिंघानिया विला में काम किया करते थे, जिस वजह से मायावती कभी कभी यहाँ आया करती थी। वैसे ही दिन बीतने के साथ मायावती सभी से घुल मिल गई थी। पृथ्वीराज, अमरजीत, विशाखा और वृंदा भी उससे पूरी तरह से घुल मिल गए थे और कभी कभी तो मायावती यहीं पर रहा करती थी। ऐसे ही बचपन के पल बीतते गए और सब बड़े होते चले गए। धीरे धीरे अमरजीत और मायावती की करीबियां बढ़ती चली गईं। उनकी करीबियों को देख दिवांगी बहुत ज़्यादा परेशान होने लगी थी, क्योंकि उनके मुकाबले सिंघानिया परिवार बहुत ऊंचा खानदान था, जिनके पैसों पर वो जीते थे। दिवांगी इस बात से बहुत ज़्यादा डरने लगी थी कि कहीं दोनों एक दूसरे से प्यार करने ना लग जाएं, लेकिन हुआ भी तो वही। अमरजीत और मायावती एक दूसरे से प्यार करने लग गए। दिवांगी एक दिन किचन में काम कर रही थी, तभी वो देखती हैं कि गार्डन में अमरजीत और मायावती पेड़ के नीचे बैठे थे। मायावती बैठी थी और अमरजीत उनकी गोद में सिर रखकर उसे ही देख रहा था। ये देखकर दिवांगी का दिल एक डर से धधक उठता है। वो जल्दी से किचन से बाहर निकलकर गार्डन में जाती हैं। उन्हें देखते ही मायावती और अमरजीत खड़े हो जाते हैं। दिवांगी मायावती के पास जाकर उसके गाल पर एक थप्पड़ मार देती है, जिससे मायावती का चेहरा एक तरफ झुक सा जाता है। अमरजीत बीच में खड़ा होकर, दिव्मा आप। अमरजीत इससे आगे कुछ बोलता, दिवांगी सिर झुकाए कहती है, छोटे साहब, आपसे हम विनती करते हैं हमारी बेटी से दूर रहें। हमारा और आपके परिवार का कोई मेल नहीं। इतना बोलते ही दिवांगी खींचते हुए मायावती को अपने साथ लेकर जाती है। उसके बाद से मायावती ने उस घर में फिर कभी कदम नहीं रखा। दिवांगी ने भी यहाँ काम करना छोड़ दिया था। उसके बाद से उसने निहाल राठी के वहाँ काम करना शुरू कर दिया। जब कभी दिवांगी बीमार होती तो मायावती उसके बदले जाया करती थी। इसी बीच निहाल राठी के बेटे विलास की नज़र मायावती पर गई। विलास दिमागी तौर से बीमार था, या बोला जा सकता था कि वो पागल था। पागल भी वो इसी वजह से हुआ था क्योंकि वो हर वक्त किसी न किसी लड़की के साथ ज़बरदस्ती किया करता था। एक दिन जब वो एक लड़की के साथ ज़बरदस्ती कर रहा था, तब कुछ लोगों ने उसे बुरी तरह से पीटा था और उस लड़की ने विलास के सिर पर लोहे से बहुत तेज़ वार किया था, जिसकी वजह से उसका ब्रेन डैमेज हो चुका था और वो पागल हो गया। विलास की नज़र निहाल राठी अच्छे से जान चुका था और निहाल राठी को भी अपना वारिस चाहिए था, जिससे उसने तय किया कि वो मायावती को अपने घर की बहू बनाएगा। निहाल राठी गांव का ग्रामीण मुखिया है, जिस वजह से वो हमेशा गांव के लोगों को अपने डर के साए में रखा करता था। इधर सुबह काव्या सुकून से आदित्य की बाहों में सो रही थी। वहीं आदित्य बड़ी ही प्यार भरी नज़रों से उसे एकटक देखे जा रहा था। सोते हुए काव्या की खूबसूरती और ज़्यादा निखर रही थी। सूरज की हल्की किरणें काव्या के चेहरे पर पड़ती हैं, जिससे काव्या परेशान होकर कसमसाने लगती है। काव्या को परेशान होता देख आदित्य के होठों पर प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। आदित्य काव्या को छुपाने के इरादे से वो करवट बदल लेता है। आदित्य की पीठ बैल्कनी की तरफ होती है और चेहरा काव्या की ओर। आदित्य अपने हाथों से काव्या के चेहरे को छुपाता है। काव्या होठ हिलाते हुए अपने हाथों को चेहरे के नीचे रखती है। आदित्य एकटक बस काव्या की हरकतों को देख रहा था। कुछ पल बाद काव्या की पलकें हिलती हैं। काव्या धीरे से अपनी आंखें खोलती है। उठते साथ ही काव्या को आदित्य का हाथ दिखता है, जो कुछ दूरी पर उसके चेहरे पर पड़ने वाली धूप से बचा रहा था। आदित्य का केयरिंग नेचर देखकर काव्या खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाती। वो आदित्य के हाथों को पकड़कर अपने होठों से चूम लेती है और उसके गले से लगकर मुस्कुराते हुए, गुड मॉर्निंग मिस्टर हस्बैंड। आदित्य काव्या के माथे को चूमकर, गुड मॉर्निंग वाइफी। काव्या आदित्य से अलग होकर उसके चेहरे को छूते हुए कहती है, आज आपको ऑफिस नहीं जाना? आदित्य जवाब देता है, जाना तो है, लेकिन क्या करूं वाइफी, मेरी नज़रें तुम्हारे चेहरे से हटने का नाम ही नहीं ले रही। दिल तो कर रहा है मैं तुम्हें ऐसे ही देखता रहूं। काव्या आदित्य के गले पर अपनी बाहें डालकर, अच्छा जी, तो आज मेरे प्यारे मिस्टर हस्बैंड सुबह सुबह रोमांटिक हो रहे हैं। आदित्य झटके से काव्या को अपने ऊपर खींच लेता है और अपने दोनों हाथ काव्या की कमर पर लपेट लेता है। काव्या आदित्य की आंखों में देखने लगती है। आदित्य भी काव्या की आंखों में गहराई से देखते हुए कहता है, रोमांटिक तो मैं ऑलरेडी हूँ वाइफी, लेकिन अगर मैंने अपना रोमांटिकपन दिखा दिया तो तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। काव्या आदित्य के चेहरे पर हाथ फेरते हुए कहती है, अगर ऐसा है तो आज दिखा ही दीजिए।
आदित्य मुस्कुराते हुए, सोच लो वाइफी, फिर तुम मुझे नहीं रोक पाओगी। काव्या आदित्य के होठों पर हल्का किस करते हुए कहती है, सोच लिया मिस्टर हस्बैंड। इतना बोलते ही काव्या आदित्य की पकड़ से छूटकर वॉशरूम चली जाती है। काव्या के जाते ही आदित्य उठकर फोन लेकर बालकनी की तरफ जाता है। इधर ध्रुव के कमरे में श्रेष्ठा बेड पर बैठी हुई थी। उसकी हालत देखकर साफ पता चल रहा था कि वो अभी अभी उठी है। श्रेष्ठा के बाल पूरे बिखरे हुए थे और उसकी आंखें भी पूरी तरह से खुली नहीं थी। श्रेष्ठा मुंह बनाते हुए लैपटॉप की स्क्रीन को देखकर, ध्रुव मुझे नींद आ रही है, प्लीज़ आई विल टॉक टू लेटर। इतना बोलते हुए लैपटॉप बंद करने को होती है कि ध्रुव करता है, अगर लैपटॉप बंद किया तो याद रखना 1 हफ्ते तक तुम्हें सोने नहीं दूंगा। श्रेष्ठा रोने जैसी सूरत बना लेती है। उसे ऐसे देखकर ध्रुव हंसने लगता है। श्रेष्ठा ध्रुव को देख रोंदू आवाज़ में, यू आर सो बैड। इस पर ध्रुव जवाब देता है, आई नो बेबी, कुछ नया बोलो। श्रेष्ठा ध्रुव से नजरें फेर लेती है। ध्रुव, लिसन टू मी, आज रात को इम्पॉर्टेंट मीटिंग है, इसलिए मैं आज रात तुमसे बात नहीं कर पाऊंगा, तब आराम से सो जाना। ये सुनकर तो श्रेष्ठा की जैसे नींद ही उड़ जाती है। श्रेष्ठा एकदम गुस्से से, व्हाट द हेल, रात में ऐसी कौन सी इंपॉर्टेंट मीटिंग है तुम्हारी? श्रेष्ठा को तुरंत गुस्सा आता देख ध्रुव मजाकिया अंदाज में कहता है, क्या तुम्हें नहीं पता रात को कौन सी इंपॉर्टेंट मीटिंग होती है? उसकी इस बात पर श्रेष्ठा से घूर कर देखने लगती है। इधर काव्या रेडी होकर कमरे से निकलने ही वाली होती है कि आदित्य जल्दी से उसे गोद में उठा लेता है। काव्या हैरानी से आदित्य को देखती है। आदित्य झुककर काव्या के होठों को अपने होठों से हल्का छूकर पीछे हो जाता है। नीचे सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। आदित्य काव्या को ले जाकर टेबल पर बैठा देता है और खुद काव्या के पास बैठ जाता है। सभी दोनों को देख रहे थे। काव्या शर्म से नजरें झुका लेती है। इस पर सभी के होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। कुछ देर में काव्या नाश्ता कर ही रही थी, तभी उसे अपनी कमर पर हाथ महसूस होता है। वो नजरें नीचे करके देखती है तो आदित्य ने उसे कमर से पकड़ा हुआ था। काव्या अब आदित्य को देखने लगती है, जो बस काव्या को प्यार से देखते हुए नाश्ता कर रहा था। काव्या सबको देखने लगती है। अब भी सभी लोग उन्हें ही देख रहे थे। आदित्य काव्या की ओर थोड़ा झुककर धीरे से कहती है, मिस्टर हस्बैंड प्लीज़ आप मुझे ऐसे देखना बंद कीजिए, सब हमें ही देख रहे हैं। काव्या के बोलने पर आदित्य बस काव्या को एकटक देखने लगता है। आदित्य के हाथ अब काव्या की कमर को सहलाने लगते हैं। काव्या की तो सांसें ही अटक जाती हैं। आदित्य अचानक से झुककर काव्या के गाल पर किस करता है। काव्या की अब हालत ही खराब होने लगती है। अब उसे पछतावा सा होने लगता है, आखिर उसने आदित्य से चैलेंज क्यों किया। काव्या उठकर जाने को होती है, लेकिन आदित्य उसका हाथ पकड़कर अपनी गोद में बिठा लेता है और उसके गाल को छूकर, वाइफी पूरा ब्रेकफास्ट तो फिनिश करो। काव्या फिर एक बार सबको देखती है। अब तो सब लोग दोनों को देखकर मुंह छुपाए हंस रहे थे। काव्या फिर से नजरें झुका लेती है। आदित्य काव्या को अपने हाथों से खिलाने लगता है। काव्या भी चुपचाप खाने लगती है। कुछ पलों में सबका नाश्ता हो जाता है। आदित्य अपने कमरे से आते हुए देखता है हॉल में वसुंधरा, श्रेष्ठा, काव्या, सपना बैठे हुए थे। आदित्य काव्या की ओर बढ़ने लगता है। काव्या तो पहले ही डर से उठ जाती है कि आदित्य अब क्या करने वाला है। आदित्य सीधे जाकर काव्या के होठों पर अपने होठ रख किस करने लगता है। काव्या एकदम शॉक्ड हो जाती है। काव्या आदित्य को दूर करने लगती है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता। करीब 15 मिनट बाद आदित्य काव्या के होठों को छोड़कर उसके गाल पर हाथ रखकर कहता है, वाइफी आज रात जल्दी मत सोना, आज मैं तुम्हें बहुत सारा प्यार करना चाहता हूँ। इतना बोलते ही आदित्य काव्या के माथे को चूमकर चला जाता है। काव्या ना इधर देखती है ना उधर, सीधे कमरे में भाग जाती है। श्रेष्ठा काव्या को मुस्कुराते हुए देखकर, लगता है ज़रूर काव्या ने आदित्य से चैलेंज किया होगा, इसीलिए आदित्य इतना रोमांटिक हो रहा है। अब चैलेंज किया है तो उसे पूरा तो करना पड़ेगा। इसकी बात पर विशाखा और सपना हंसने लगती हैं। इधर ऑफिस में आदित्य आंखें बंद करके चेयर से टिक कर बैठा था। उसके कानों में विक्रम की आवाज़ सुनाई दे रही थी, शी इज़ माई वाइफ मिस्टर आदित्य, बहुत प्यार करता हूँ मैं उससे, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं रही। मेरी बेटी ही एक वजह है कि मैं जी रहा हूँ, वरना मैं तो कब का मर जाता। मैं उसके बिना जी तो रहा हूँ, लेकिन रोज़ तड़प तड़प कर कभी कभी तो ऐसा लगता है कि मैं खुद को ख़त्म कर दूँ, क्योंकि अब और मुझे उससे दूरी बर्दाश्त नहीं हो पा रही। लेकिन ये मैं कर नहीं सकता। अगर नित्या ने मुझसे पूछा कि मैंने हमारे प्यार की निशानी को अकेला छोड़ा तो मैं क्या जवाब दूंगा। आदित्य झटके से अपनी आंखें खोलकर काव्या की तस्वीर को देखने लगता है। कल जब आदित्य ने नित्या के फ्रेम को देखा तो एक पल के लिए उसे काव्या ही लगी, लेकिन उसे पता था कि ये काव्या नहीं है। काव्या और नित्या दोनों का एक ही चेहरा है। काव्या, अनुराग, सपना और अनु एक आइसक्रीम पार्लर पर थे। काव्या अपनी चॉकलेट आइसक्रीम को एंजॉय कर रही थी। अनु ने तो पूरी 4 आइसक्रीम पकड़ रखी थी। सपना अनु और अनुराग को घूर कर देख रही थी।
अनुराग सपना को देखकर, सपना खाने दो ना, आज फिर उसके बाद नहीं खाएगी। अनु तुरंत हाँ में सिर हिलाते हुए, हाँ मम्मा, उसके बाद मैं नहीं खाऊंगी। सपना, जब तबीयत खराब होगी तब रोने लगोगी, मम्मा दर्द हो रहा है, मम्मा दर्द हो रहा है। बोलते हुए सपना अनु को बुरी तरह से घूरने लगती है। अनु अपने हाथ की 2 आइसक्रीम अनुराग को देखते हुए, पापा मम्मा सही कह रही हैं, आप ये खा लो। अनुराग दोनों आइसक्रीम लेकर खुद खाने को होता है कि सपना उसे भी घूरते हुए देखने लगती है। अनुराग को जब ये एहसास होता है तो वो सपना को देखता है। सपना टॉन्ट मारते हुए, आपको अलग से बोलना पड़ेगा। ओ मिस्टर, कल परसों ही आपकी तबीयत ठीक हुई है। अनुराग एक आइसक्रीम को साइड में रखकर एक आइसक्रीम खाने लगता है। सपना उस आइसक्रीम को उठाकर थोड़ी दूर एक गरीब बच्चे को दे देती है। उसको ऐसा करते देख अनुराग बहुत प्यार भरी नज़रों से सपना को देखने लगता है। कुछ ही देर में चारों का आइसक्रीम खाना हो जाता है तो सब बाहर जाने लगते हैं। काव्या आदित्य को कॉल करने के लिए फ़ोन को देखते हुए बाहर निकल रही थी। तभी अचानक वो किसी से टकरा जाती है। टकराने की वजह से उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो गिरने को होती है कि कोई उसे उसकी कमर से लेकर पकड़ लेता है। काव्या उस शख्स को देखती है। वो शख्स अपनी आई शेड्स निकालकर काव्या को देखने लगता है। काव्या उसकी पकड़ से छूटकर जल्दी से पीछे हो जाती है और हड़बड़ाते हुए कहती है, आई एम सॉरी, एक्चुअली मेरा ध्यान कहीं और था। वो शख्स बस काव्या के हिलते हुए होंठ और उसकी आंखों को देख रहा था। काव्या जब उस शख्स को खोया हुआ देखती है तो उसके आगे हाथ हिलाने लगती है। वो शख्स काव्या के ऐसा करने से होश में आता है। वो तुरंत हड़बड़ाहट में, सॉरी वो, इतना बोलते हुए वो रुककर काव्या के आगे हाथ बढ़ाकर, हाय आई एम विक्रम। काव्या भी मुस्कुराते हुए उससे हाथ मिलाते हुए कहती है, काव्या। विक्रम काव्या में खोए हुए मन में, वही चेहरा, वही आंखें, वही होंठ, वही मुस्कुराहट जिसके लिए मैं पल पल मरता हूँ, खूबसूरती की बेमिसाल, मेरा प्यार। विक्रम मन में बोल ही रहा था कि काव्या फिर से अपने हाथ उसके सामने हिलाते हुए, हेलो मिस्टर, फिर से कहाँ खो गए। विक्रम होश में आकर, जी कहीं नहीं। काव्या अपने हाथ की ओर इशारा करती है जो विक्रम ने अब तक पकड़ा हुआ था। ये देख वो तुरंत काव्या के हाथ को छोड़कर कहता है, ओह आई एम रियली सॉरी। काव्या जवाब में कहती है, इट्स ओके। विक्रम काव्या को बहुत गौर से देखने लगता है। उसके मंगलसूत्र, मांग में भरा सिंदूर। काव्या विक्रम की नज़रों को देखकर खुद के मंगलसूत्र को देखने लगती है। फिर विक्रम को देखकर, मिस्टर विक्रम, क्या आप कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं? विक्रम मुस्कुराते हुए जवाब देता है, हाँ शायद। काव्या कंफ्यूज्ड होकर विक्रम को देखती है। तभी अनुराग आकर, भाभी हम कब से आपका वेट कर रहे हैं और आप यहाँ खड़ी हैं। काव्या कुछ कहती उससे पहले ही अनुराग काव्या का हाथ पकड़कर उसे लेकर जाने लगता है। उसने अब तक विक्रम को नहीं देखा था। काव्या मुस्कुराते हुए अनुराग को देख रही थी। विक्रम खड़ा होकर एकटक बस काव्या को देखता रहता है। टू बी कंटिन्यूड।